हेलो बच्चों, आइए नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और अपनी क्लासेस की सीरीज में आज की जो सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं और आज के कुछ नए क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, उनको देखते हैं। आइए, तो हमने कई क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आज का जो पहला सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है ये सवाल। क्वेश्चन जो है वो आपका कहाँ से है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप कहते हैं समानांतर श्रेणी। ठीक है, क्वेश्चन देखने में ऐसा लगता नहीं है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले जरा पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं। क्वेश्चन बेटा कहता है आपसे, देखो क्या है ना, हम क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन को अगर मैं ठीक से पढ़ लूं तो मुझे उसका कोई एक प्रॉपर ऐसा वे ध्यान आ जाए जो मैंने पहले कर रखा हो, जो कि थोड़ा इजी हो। क्योंकि कई बार क्वेश्चन को देख के हमें मालूम पड़ता है कि अच्छे तो इस चैप्टर से है या फिर इस टॉपिक से है, तो मुझे ऐसा ऐसा करना है और ऐसा आंसर निकालना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर कुछ शॉर्ट ट्रिक भी होती है, जो कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही समझ सकते हो कि लगानी है कि नहीं लगानी है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। ये कहता है कि सभी 3 अंकीय प्राकृत संख्याएं जो कि 11 के गुणक है, उनका योग कितना होना चाहिए। ठीक है, जितने भी हमारे पास 3 अंक वाली संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो कि 11 की गुणज भी हो, 11 से डिवाइड भी होती हो, यानी कि 11 के 11 के मल्टीपल भी हो, उनका सम कितना होगा। ठीक है, अच्छा, तो सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर जो कि मल्टीपल ऑफ 11 है। जो कि देखिए, पहला काम तो ये है, मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये 3 डिजिट नंबर, 3 अंकीय संख्या क्या है। तो देखो भाई, जो 3 अंकीय संख्या होती हैं उनकी अगर बात की जाए, जरा इधर आते हैं पहले। तो 3 अंकीय संख्या जो होती है वो 100 से स्टार्ट होती है और 999 पर खत्म होती है। ठीक है, इसके आगे आप अगर जाएंगे तो वो 3 अंकीय संख्या नहीं होगी। इसके नीचे अगर जाएंगे तो 99 आएगा, जो कि 2 अंकीय संख्या है। और अगर मैं इससे ऊपर जाऊंगा 1000, तो वो 4 अंकों वाली संख्या है। ठीक है, तो हम सिर्फ यहीं तक ही रहने वाले हैं। अब हमें क्या ये चाहिए? नहीं, हमें ये भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए 11 का एक गुणक, यानी कि 11 का मल्टीपल। तो 100 के बाद 11 का मल्टीपल कौन आता है? आप सभी जानते हैं कि इसके बाद जो 11 का मल्टीपल आएगा वो क्या आएगा। देखो भाई, 100 है, ठीक है, तो आएगा 110। ठीक है, आप सबको पता है ना, 11 टेबल तो आता ही है। तो इसके बाद कौन सा मल्टीपल आना चाहिए? तो आप कहोगे 121, क्योंकि 11 को हम जोड़ते जाएंगे। फिर क्या जाएगा? 132। इस तरह चलते चलते हम आएंगे एक आखिरी नंबर तक। लेकिन अब वो आखिरी नंबर जो कि 3 डिजिट भी हो, 3 अंकीय भी हो और 11 से जो है मल्टीपल ही बनता हो उसका, तो कैसे निकाला जाएगा? एक बहुत सिंपल सा वे है। आप क्या कर लो, आप 9, 9 और 9 को क्या कर दो, इसे कर दो आप 11 से भाग। ठीक है, तो आप 9 बार करोगे 99 आ जाएगा, ये 0 हो गया, बच गया 9। अब ये भाग नहीं होगा तो यहाँ पे 9 का 9 ही बच जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो यहाँ पे ये बच गया शेषफल, इसको इसी में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 990। ये है मेरे पास सारे सारे क्या, गुणक। ठीक है, जो मुझे चाहिए थे। अब मुझे इन सब का क्या करना है? योग निकालना है। अगर इन सबका योग निकालना है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं इन सबको जोड़ दूं, इन सबको जोड़ दूं। ठीक है, अगर इन सबको जोड़ना है तो क्या करा जाए? देखो भाई, एक छोटा सा काम करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा काम करते हैं इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बन रही है एक क्या, समानांतर श्रेणी। ठीक है, जिसका आपको पहला पद कितना मिल जाता है? 110। जिसका आपको जो अंतर है वो कितना मिलता है? 11। और जो आखिरी पद है, यानी कि एल की वैल्यू जो आती है वो आती है 990। क्या नहीं है हमारे पास? तो हमारे पास में सबसे एक जरूरी चीज एन नहीं है। ठीक है, अब ये एन कैसे निकाला जाए? देखो, अगर हम इसको प्रॉपर वे में निकालने जाए तो काफी लंबा तरीका हो सकता है, क्योंकि मैं इसमें क्या करूंगा, मैं पहले इसके अंदर इसको हटाते हैं, मैं उसके अंदर पहले क्या करूंगा, पहले मैं फॉर्मूला लूंगा ए एन का। ठीक है, और उसको यूज करके मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एन निकालूंगा। तरीका दिखा देता हूं, लेकिन जो तरीका हम यूज करने वाले हैं वो ये नहीं होगा। यहाँ पे मैं 110 लिख दूंगा, यहाँ मुझे एन के मान ज्ञात करना है और ये हमारा 11 है। तो ये 990 माइनस 110
-110/11 जो होगा वो n-1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के मेरे पास कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा 880/11। इसे आप काट दो तो ये 80 + 1 = n, यानी कि n की वैल्यू 81 जाएगी। अब इसको शॉर्ट में जल्दी में कैसे निकाल लोगे, क्योंकि तो पूरा एक टास्क हो गया, पूरा एक काम हो गया। जल्दी कैसे निकाला जाता है देखो जरा। अभी मैंने जब इसको भाग किया था तो हमने क्या किया था, हमने 990 लिया था। चलो जो किया था वही करते हैं। हमने 999 लिया था और इसको 11 से भाग किया। तो मैंने यहाँ पे 9 लिखा था, ठीक है, और यहाँ पे 9 लिखकर फिर यहाँ 9 लिख दिया। तो ये 90 बार जा रहा, ठीक है, लेकिन 90 बार जा रहा है, ये कहाँ से शुरू हुआ होगा, ये 11 से शुरू हुआ। क्या हमारे नंबर 11 से हुए हैं? नहीं, हमारे नंबर 11 से स्टार्ट नहीं हुए। तो हमने कितने नंबर छोड़ दिए हैं, 11 के कितने गुणक छोड़ दिए हैं? आप कहोगे 110 यहाँ पे लिखा ही हुआ है और 11 धाम 110 होते हैं, तो आपने शुरुआत के 9 नंबर छोड़ दिए। तो जब 90 में से हमने 9 हटा दिया तो कितना आया? तो आया 81। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 81 आ गई। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई? 81 आ गई। अच्छा, तो अब अगर मुझे मान निकालना हो योग का तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आप ध्यान रखते हो, पहले से ही पता होना चाहिए, जो कि ये है n/2 a + l। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला है तो n की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, a की वैल्यू मेरे पास ऊपर लिखी हुई है और l की वैल्यू भी मेरे पास ऊपर लिखी हुई है। कुल मिला के जो यहाँ पे मेरे पास चीज़ें आती हैं वो कितनी आ रही हैं? देखो 81/2, आप इनको ऐड कर लीजिए, ये 1100 बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो ये 550 बन जाएगा। इसको गुणा कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा? देखते हैं आंसर कहाँ है, 44550। ठीक है, ठीक है, अब ये एक तरीका हो सकता है। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। अब ये भी मेथड अगर मैं कहूँ तो और ज़्यादा लेंदी है। ठीक है, ये मेथड भी मैं कहूँ अगर तो ये और ज़्यादा लेंदी है। एक और मेथड हो सकता है, सुनिए मेरी बात। देखो, नंबर थे मेरे पास जो वो थे 110, 121 और ऐसे करते करते मेरे पास 990 तक नंबर गए थे। ठीक है, अब देखो अगर मुझे इनका योग करना है तो 110 प्लस 121 प्लस 990। मैं क्या कहता हूँ कि आप एक काम करो, आप इसमें से 11 कॉमन निकालो। ठीक है, अगर इसमें से 11 कॉमन निकाल लिया जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 10, 11, तो 12 अगला आना चाहिए और ऐसे करते 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 यहाँ कितना बच जाएगा? देखो इसे 11 से भाग करो। ठीक है, तो ये बचेगा 90। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, अब ये भी शॉर्ट क्यों है वो बात मेरी ध्यान से सुनना, ये भी शॉर्ट क्यों है बात ध्यान से सुनना। अब देखो ये है 9 से 10 से लेकर 90 तक। ठीक है, अब काउंटिंग अगर लिखो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, एक बात समझा रहा हूँ पहले समझ लेते हैं। ठीक है, अगर समझ बात आ गई तो हम आंसर को जल्दी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर +9 +10 +11 +12 प्लस डॉट 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 90। अब देखो अगर मुझे, बात को ध्यान से समझना, अगर मुझे यहां से लेकर यहां तक का पूरा सम निकालना होता तो मैं सीधा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं n+1/2। ठीक है, और n क्या होगा? n होगा 90। इस केस में n क्या होगा? इस केस में n होगा 90। ठीक है, लेकिन मुझे क्या पूरा निकालना है? नहीं निकालना, मुझे सिर्फ यहां से स्टार्ट करना है 10 से। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूं, वैसे इतना चाहिए ना, तो इसलिए मैं क्या करूं, देखो छोटा सा काम करते हैं। जब मैं इसको 90 डाल के सॉल्व कर लूंगा उसमें से मैं क्या हटा दूंगा? मैं उसमें से इतना हिस्सा हटा दूंगा। अब इतने हिस्से का सम क्या होगा बेटा? इसका भी आप n+1/2 कर सकते हो, लेकिन यहां पर n क्या होगा? यहाँ पे n 9, जबकि यहाँ पर n कितना है? 90। तो यानी कि सिर्फ क्या करना है, अगर मुझे इतना हिस्सा दिखाई पड़ गया, ठीक है, अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो
अगर मुझे मालूम पड़ गया कि मुझे क्या करना है, 11 को बाहर निकाल दिया था हमने और मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ था 10, 11, 12 और ऐसे करते करते मेरे पास 90 तक लिखा हुआ, तो मुझे दिख रहा है कि मुझे 90 तक जाना है। ठीक है, तो मैं जब फॉर्मूला यूज करूंगा, कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के छोड़ देता हूँ आपके लिए, n+1/2। जो फॉर्मूला यूज करूंगा तो पहले मैं 90 के लिए सॉल्व करूंगा, तो 90 और 90 प्लस 1/2। ठीक है, यही देखा था हमने। यहाँ देखो, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 90 के लिए, लेकिन उससे कितना मुझे नहीं चाहिए, मुझे 9 तक नहीं चाहिए। अगर मुझे 9 तक नहीं चाहिए तो इसमें माइनस कर दूंगा, 9 प्लस 1/2। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या आता है। आंसर बनता है कि नहीं बनता है, चेक करना पड़ेगा। 90 × 91 अपॉन में 2 और 9 × 10 अपॉन में 2। ठीक है, -45, तो 0 आ जाएगा। यहाँ बचेंगे मेरे पास में 5, 0 और इसे 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5, 5, 4, 4। ठीक है, अब ये जो अप्रोच रहेगी आपकी, ये छोटी अप्रोच रहेगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन हमारे पास आ गया। ये भी आपका कहाँ से है, ये भी आपका एपी से ही है, समानांतर श्रेणी से ही है। तो क्या हो रहा है, जो 9 टर्म है किसी एपी की वो 499 है और जो 499 पद है वो 9 है, तो कौन सी टर्म 0 होगी। देखो पहले जरा सिंपल सी बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन को नॉर्मली कैसे करना है, तरीके से कैसे करना है। तो आपसे दो बातें बोल दी गई, एक तो A9 दे दिया जो कि 499 है, ठीक है, और एक A499 दे दिया जो कि 9 है। अब आप देख रहे हो क्या हो रहा है, आपस में अदला बदली हो रही है। मैं सही बताऊं, और इसका कौन सी जो पद है वो 0 होगा, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए एक बड़ा सिंपल तरीका होता है, लेकिन उसके बाद में पहले से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कहा गया कि A9 499 है, तो इसका मतलब ये हुआ ना बेटा कि ये A+8D है, जानते हो इस बात को। तो और अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये A+498D है। ठीक है, और जब भी ऐसा होता है तो इतने को ध्यान रखो सिर्फ, और कर दो माइनस, तो A कट जाता है, तो यहाँ पे आता है 490। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो भाई यहाँ भी आता है 490, लेकिन माइनस, तो डी का मान आता है नेगेटिव का 1। ठीक है, डी का मान आता है नेगेटिव का 1। सही है, अगर डी का मान नेगेटिव का 1 आ जाता है तो मैं फिर से यहाँ से इसे कॉल करता हूँ। ठीक है, इसको फिर लेके आता हूँ। अब ये क्या है, A9 है, कितना है भाई, ये है 499। ठीक है, यानी कि A+8D जो है वो 499 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर मैं D का मान रख दूं तो -8 बन जाए। कैसा है -8, दिखा देते हैं, 8 गुणा -1 कितना आ गया, 499। तो A का मान कितना बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा A का मान 500। ठीक है, अब A आ गया, D आ गया। देखो ये दो चीजें अगर मिल जाती हैं तो आप एक समांतर श्रेणी के अंदर AB के अंदर कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये पूछा कौन सी टर्म 0 होगी, यानी किसने कहा कि भाई AN 0 है, तो हमने कहा ऐसा कर लो, A+n-1 इंटू डी इक्वल टू 0 कर दो। अब A का मान पुट करो 507। ठीक है, n हमें निकालना है, D का मान 1 इक्वल टू 0। तो क्या करें, करते हैं ऐसा है भाई, -1 से कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया -507, तो माइनस से माइनस कट गया, तो n-1 कितना आ गया, 507, तो n का मान कितना आ गया, 508। ये तो हुआ पूरा पूरा एक तरीका। ठीक है, ये तो हुआ पूरा पूरा एक तरीका। अब है क्या, बात क्या है इसके अंदर वो देखते हैं। अब अगर ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाई पड़ता है, कोई सवाल है हमारे पास, मान लीजिए कि हम कहते हैं कि एक एपी है, उसमें जो ए एम है वो एन के बराबर है और जो ए एन है वो एम के बराबर है। चल रहा है ना, पर उल्टा हो रखा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि डी का मान -1 ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, डी का मान -1 ही आएगा। अच्छा,
और क्या क्या ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ए के मान की। ए का मान यहाँ कितना आया था, 507 है। तो ये हमारा हो गया है, ये हमारा होता है m+n-1। ठीक है। अब इसने कहा था कौन सा पद जो है वो शून्य होगा। तो अगर ये निकालना हो तो इसके लिए भी आंसर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। कौन सा पद जीरो होगा, तो आपको सीधा कह देना है भाई m+n0 होगा। सीधा सीधा m+n ही जो होगा वो ऐसा पद होगा जिसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। इतनी बातें अगर ध्यान रखी जाए तो इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा आपसे और क्या पूछ सकते हैं। भाई डी निकाल दिया, ए निकाल दिया, अगर ए और डी निकल गए तो मुझे इतना काम तो करना ही नहीं पड़ता, मैं ये भी फाइंड आउट कर लेता और ये भी फाइंड आउट करता, फिर तो कुछ भी निकालने मुझे कह देता मैं निकाल देता। ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, जब भी आपसे ऐसा कुछ कहा जाए कि जो 4 पदों का योग है वो 40 है और 40 पदों का योग जो है वो 4 है, तो आप ऐसा काम कर सकते हो। आपसे ये कहा जाए कि जो चौथा पद है वो 40 है और जो 40वां पद है वो 4 है, तब भी आप ऐसा काम कर सकते हो। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन चेंज हो रहा है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है कैसा है, क्या लगता है देखकर कि भाई ये बहुत टाइम ले लेगा, और सही बात भी है, अगर इसको हम बिल्कुल तरीके से करें तो टाइम लेगा। ठीक है। कहने के लिए जो ये क्वेश्चन है वो द्विघातीय समीकरण का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ठीक है। अब अगर इसको शॉर्ट में करना हो तो क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लें जरा। क्या हुआ कि खराब मौसम के कारण एक हवाई जहाज को 600 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए अपनी औसत गति को 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना पड़ा। ठीक है। 200 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ, उसको जो वक्त लग रहा था उस दूरी को तय करने में वो 30 मिनट से बढ़ गया। तो आप ये बताइए कि जो उसकी मूल गति है वो कितनी है। क्वेश्चन को प्रॉपर वे में करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये कुछ होता इस तरह से है, आपको तय करने हैं 600 किलोमीटर। ठीक है। और गति को अगर मैं x मान लूं तो समय कितना लगेगा, 600/x। ठीक है। लेकिन खराब मौसम के कारण जो गति थी वो क्या हो गई भाई, वो हो गई 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम, लेकिन दूरी तो इतनी ही तय करनी थी ना। तो अब समय कितना लग जाएगा, अब समय लगेगा इतना। ठीक है। अब ये धीरे चल रहा है और ये तेज चल रहा है, तो बड़ी साधारण सी बात है कि ये देर में पहुंचेगा। ठीक है ना भाई, देखो ये दूरी हो गई और ये हो गई गति। तो अगर दूरी पर हम गति कर देते हैं, जैसे आपने सीखा हुआ होगा, जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड गुना टाइम होता है। तो अगर टाइम निकालना है तो आप डिस्टेंस बटे स्पीड करोगे, तो ये क्या कर रहा हूं मैं, टाइम निकाल रहा हूं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो गति है, जो स्पीड है वो कम हो रखी है, जो आप धीरे चलते हैं तो आप देर में पहुंचते हैं, तो ये वाला टाइम ज्यादा है और ये वाला टाइम कम है। इसका मतलब अगर मैं इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करूं तो मेरे सामने एक ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है, और कितना अंतर है, 30 मिनट का, यानी कि आधे घंटे का। इसको आप इस तरह से सोचें कि आप ना 30 मिनट इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसको आप घंटे में चेंज कर दोगे। अब ये तो बहुत लंबा तरीका हो गया, यहाँ तो काफी सारे काम करने पड़ने पड़ेंगे, इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 2 आंसर निकालने पड़ेंगे, तब जाकर ये आंसर मिल पाएगा। इसे वापस चलते हैं सवाल। ठीक है। क्वेश्चन को अब किस तरह से अलग तरीके से पकड़ना है। देखो भाई, ये कह रहा था कि अगर अपनी गति पे ही जाता तो कुछ समय लग रहा, लेकिन अगर 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता तो आधा घंटा ज्यादा। बस यही हमारा जो है सबसे जरूरी हिस्सा है कि अगर 200 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार कम कर दी जाती तो उसको आधा घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। तो ठीक है, यहां से ट्राई करते हैं। पहला मेरा ऑप्शन जो है वो है 600। ठीक है। 600 को 600 से गुणा कर दो, सॉरी भाग कर दो, तो आता है 1 घंटा। ठीक है। अब गति को 200 किलोमीटर कम करो तो आएगा 400। 400 से इसको भाग करो तो आंसर आएगा 1.5 घंटे, यानी कि यहाँ पे आधे घंटे का फर्क आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ठीक हो सकता है। जरा और भी ट्राई करते हैं। 400 की बात, 400 को 600 से भाग किया तो भाई आया 1.5 घंटे। 200 किलोमीटर कम कर दिया तो ये 200 हो गया। अब 200 को 600 से भाग करो तो 3 घंटे लगते हैं, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिर 200 क्या ही सही होगा,
तो अपना आंसर है 600। बस इतना काम करना, ठीक है। जो आपको अंतर दिया है वहीं से काम खत्म हो जाएगा, आपको उतने लंबे काम नहीं करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं ऐसा अगला एक और क्वेश्चन होगा तो साथ में कराने की कोशिश करता हूँ। चलो इसकी बात करते हैं। वैसा तो नहीं, लेकिन उसके ऐसा हो सकता है, ठीक है। जो बात अभी कही थी वही करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि एक मोटर बोट है और उसकी जो चाल है वो स्थिर पानी में 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। 24 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से वो एक ठहरे हुए पानी में जा सकती है, ठीक है। अच्छा, 32 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में अपेक्षा 1 घंटा, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि भाई अगर वो धारा के विरुद्ध जाती है और धारा के साथ जाती है, दोनों में अंतर कितना है? 1 घंटे का अंतर, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, जब आप धारा के विरुद्ध जाते हो, यानी कि आप जब अपस्ट्रीम जाते हो, पानी इधर बह रहा है, आप इधर जा रहे हो, इसे बोलते हैं अपस्ट्रीम, धारा के विरुद्ध जाना, तो आपको अधिक समय लगता है। धारा के साथ बहने में कम समय लगता है, ठीक है ना। वो आपको बहा के ले जाती है तो आपको कम समय लगता है। दूसरे में आपको उसके विरुद्ध जाना, उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो, आपको रोकती है, आपको ज्यादा समय लगता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये कहता है कि अंतर जो है वो 1 घंटे का है। अच्छा, ठीक है, अंतर 1 घंटे का है। तो अब इसमें ध्यान ये रखना है कि जो आपकी बोट है, ठीक है, जो आपकी बोट है या फिर जो भी पर्सन तैर रहा है उसकी बात कर लो, बोट की बात कर लो, ठीक है, कुछ भी सही, उसकी रफ्तार कितनी है? बोट की रफ्तार 24 है, ठीक है। अच्छा, तो फिर इसमें जब हम जाएंगे पानी के साथ, तो जो पानी गति होगी वो जुड़ जाएगी, और जब हम जाएंगे पानी के विरुद्ध तो उसमें पानी गति माइनस हो जाएगी, ठीक है। मान लो कि पानी गति x है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। जब उसके साथ बहते हैं तो रफ्तार जुड़ जाती है, तेज हो जाती है, उसके विरुद्ध बहते हैं तो रफ्तार कम हो जाती है, तो माइनस हो जाती है। ये है आपका अपस्ट्रीम और ये है आपका डाउनस्ट्रीम, ध्यान रखेंगे इस बात को। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से, ये क्वेश्चन करना कैसे है? अगर नॉर्मली करने बैठ जाएंगे तो फिर से वो लंबी सी क्वेश्चन बनेगी और तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको करना क्या है, ये जो आपको दी हुई है ये है धारा की गति, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। दूरी कितनी है ये देख लो एक बार, ठीक है। दूरी कितनी है भाई? दूरी है 32 किलोमीटर, ठीक है। दूरी कितनी है? दूरी है 32 किलोमीटर। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से 2 कॉलम बना लेते। अगर दूरी 32 किलोमीटर है, ठीक है, और बोट की रफ्तार 24 किलोमीटर है, तो जब हम बात करेंगे अपस्ट्रीम की और फिर हम बात करेंगे डाउनस्ट्रीम की, ठीक है, पानी के विरुद्ध और पानी के साथ। जब डाउनस्ट्रीम जाएंगे तो गति जुड़ जाती है, तो 24 + 8 कितना हो गया? 32। तो 32 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगेगा, सही है, क्योंकि रफ्तार भी कितनी? 32 हो गई, जाना भी कितना है? 32 जाना है। लेकिन जब जाएंगे पानी के विरुद्ध अपस्ट्रीम, तो आप क्या करोगे? 24 में से 8 घटा दोगे, बचेगा 16। अगर 16 की रफ्तार जा रहे हो 32 किलोमीटर के लिए तो 2 घंटे लगेंगे। देखा जाए तो मुझे आंसर यहीं पे दिखाई पड़ रहा है, 1 घंटे का अंतर यहीं पे आ रहा है। अगला भी ट्राई करो। चलो, अब 24 लिया, यहाँ 6 ले लिया, 30 हो गया। 30 है और यहाँ 32 लिखा हुआ है, तो अपना आंसर जो पहले से टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है। क्या आ रहा है? 32/30, ठीक है। और अगर घटा दिया जाए तो फिर मेरे पास 18 आएगा, तो 32/18, तो इनका अंतर 1 घंटा तो नहीं है, ठीक है ना। तो 2 पे तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, 2 तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मेरा आंसर यहाँ से क्या आ जाता है? सीधा ए ऑप्शन मेरा आंसर बन जाता है, ठीक है। कहीं पर भी कोई वैल्यू पुट करके देखने की, इक्वेशन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ से मान उठाओ और सीधा यहाँ पे चेक करो, ठीक है। बस बात ये ध्यान रखना ही है। क्या ध्यान रखना है कि अगर आप जा रहे हो अपस्ट्रीम, तो जो बोट है, ठीक है, जो बोट है या फिर बोट हो या फिर कोई अगर पर्सन उसमें तैर रहा है, कोई शिप चल रही है, उसकी रफ्तार में से जो पानी की रफ्तार होगी, मुझे वाटर नहीं करंट लिखना चाहिए, ठीक है, करंट कहते हैं, ठीक है, स्ट्रीम कहते हैं, उसकी रफ्तार को माइनस करते हैं। लेकिन जब हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो उसमें क्या करेंगे? बोट की रफ्तार में आप जोड़ दोगे करंट की रफ्तार, या फिर कहा जाए स्ट्रीम की रफ्तार, या फिर कहा जाए पानी की रफ्तार, ठीक है। उससे आपको गति मिल जाएगी, आपको दूरी दी हुई है, आप भाग करके जो समय है वो दोनों के इसका निकाल लोगे और ऑप्शन से कंपेयर कर लोगे, ठीक है।
चलिए अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन एकदम चेंज हो गया। अभी कह रहा है कि एलसीएम ऑफ अ गिवन नंबर, यानी कि यदि y और x, y x का गुणज है, ठीक है, y x का गुणज है तो x और y का एलसीएम कितना होगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर y जो है वो x का गुणज है, क्या लिखा है, y इज अ मल्टीपल ऑफ, तो फिर x और y का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल चीज है लेकिन कॉन्सेप्चुअल चीज है, ठीक है, जरा समझते हैं इसको कि अगर y जो है वो x का मल्टीपल है, मेरी बात ध्यान सुन, मैंने लिखा 6, 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल भी है, ठीक है। मैंने लिखा 10, 2 का मल्टीपल है, मैंने लिख लिया 15, 3 का मल्टीपल है। अब कल को कोई मुझसे ये बोले कि इस फर्स्ट वाले केस में, इस फर्स्ट वाले केस में 6 और 2 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है, मैं आप लिख देता हूं 6 और 2, तो आप बोलोगे सर 6 होगा, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे बोलता कि 10 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 10 होगा। ऐसे ही 15 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो बोलोगे सर 15 होगा, यानी बड़ा नंबर होगा हमेशा। हाँ, सही बात है, सही होता है। तो अगर y x का मल्टीपल है तो एलसीएम क्या होगा, y होगा, ठीक है। ये मल्टीपल वाली चीज थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अब क्वेश्चन जो है अचानक से आ गया, ठीक है, वो भी किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। और बड़ी ही सुंदर चीज है यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, अलग तरह से आ सकता है, ठीक है। यहाँ भी हम उसको एक नॉर्मल वे में लेके आए, क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2.2 का ही है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भाई 5 और 8, देखो एक इसमें क्या करो, एक रेखा बना लो, ठीक है, 5 और 8 और 3 और 4, तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा मान लो ए बी जो है वो अंदर से 2 और 3 के अनुपात में बढ़ जाती है, डिवाइडेड इन रेशियो ऑफ 2:3 इंटरनली, ठीक है। तो बताओ कि जो ये पी, यहां जो बिंदु निकलने वाले हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेंगे, या फिर कहा जाए कौन से चतुर्थांश में गिरेंगे, मिलेंगे, प्लॉट होंगे। अच्छा, तो फिर भाई देखो जरा तरीका क्या होता है, बड़ा सिंपल तरीका है इसके अंदर, ठीक है। देखो, अब आपने सीखा है नहीं सीखा नहीं पता, ये इधर गुणा होता है, ठीक है, और ये इधर गुणा होता है, ध्यान रखना इस बात का। कहने का मतलब, देखो कहने का मतलब ये हुआ, 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, ठीक है, और 3 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई तो 15 अपॉन में 2 + 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 21/5, कॉमा। अब y की बारी आती है, तो 2 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा 8, और 3 जो है वो 8 से मल्टीप्लाई होगा 24, अपॉन में 2 + 3 ही आएगा, तो ये हो गया -16/5। अब मुझे इसके क्या करना है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा वो बताना है। तो भाई मुझे सिर्फ ये देखना है कि क्या क्या आ गया, एक तो आ गया 25, एक तो आ गया 21/5, एक आ गया -16/5, यानी कि ये है प्लस और ये है माइनस। जब मैं बात करता हूँ ग्राफ की, कार्टेशियन प्लेन की, तो ये आपका y है, ये x है, यहाँ पे दोनों जो है वो प्लस के होते हैं, यहाँ x माइनस का y प्लस का होता है, यहाँ दोनों माइनस के होते हैं, और यहाँ पर x प्लस और y माइनस का, हमारा क्या है, प्लस और माइनस, तो ये कौन सा है, ये हमारा है चौथा, ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारा ट्राइंगल से आया है, जहां पर हम बात करते हैं कि सर्वांगसम है या नहीं, ठीक है, या फिर समरूप है या नहीं। देखो, अब यहाँ पर जरा पहले ये बात कर लेते हैं कि सर्वांगसम और समरूप होता क्या है, ठीक है ना। बच्चे जो होते हैं बड़े कंफ्यूज रहते हैं इन चीज़ों के अंदर। तो देखो पहले जरा एक चीज़ लेते हैं, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले सर्वांगसम की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सर्वांगसम की, तो मेरे पास 2 त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम मैंने ए
बी और सी रख दिया, इसका पी क्यू और आर रख दिया। ठीक है, अब दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं? देखो बहुत छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। जब भुजाएं जो हैं वो बराबर हो एक दूसरे के। ठीक है, कहने का मतलब ए बी जो है वो किसी एक भुजा यानी पी क्यू के इक्वल निकल आए, बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल निकल आए, और ए सी जो है वो पी आर के इक्वल। और क्या हो सकता है? तो भाई ऐसा हो सकता है कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर निकल आए। ठीक है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो जाए, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर हो जाए। ये तीसरा, यानी कि जब सर्वांगसम की बात करते हैं तो दो त्रिभुज के बीच में सब कुछ बराबर होता है, ये सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारे कोण बराबर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब हम बात करते हैं समरूप की, तब क्या होता है? फिर से नाम लिखता हूं, ए बी सी पी क्यू आर। बट फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि यहां पर एंगल तो जो है वो इक्वल ही होते हैं। एंगल ए जो आएगा वो एंगल पी के इक्वल आएगा, एंगल बी जो आएगा वो एंगल क्यू के इक्वल आएगा, और ऐसे ही एंगल सी जो आएगा वो एंगल आर के इक्वल आएगा। एंगल में, कोण में कोई फर्क नहीं है, वो बराबर ही होते हैं। लेकिन जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर नहीं होती। ठीक है, जरूरी नहीं कि बराबर ही हो, वो क्या होती हैं? वो आपस में एक बराबर अनुपात में होती है, समान अनुपात में होती है। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर, और ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ये फर्क है, ये है सबसे बड़ा डिफरेंस, सबसे मेजर डिफरेंस। तो हम क्या कहते हैं कि अगर दो त्रिभुज कैसे हैं, आपस में समरूप हैं, तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जबकि सर्वांगसम हो तो भुजाएं बराबर होती हैं, यहां पर अनुपात बराबर होता है। कोण से यहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहां पर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो देखो अब जरा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो यहां पर इसने ये कोण इक्वल दे रखे हैं, और यहां भी कोण इक्वल दे रखे हैं। कोण से कुछ नहीं मालूम पड़ने वाला। ठीक है, वो तो वहां भी इक्वल थे, वहां भी इक्वल थे, मालूम किससे पड़ने वाला है? भुजा से मालूम पड़ने वाला है। और भुजा इसने कहा कि ए बी जो है ना वो पी क्यू का दुगना है, इक्वल तो नहीं है। ठीक है ना, अब इक्वल तो नहीं है, तो फिर अब क्या करा जाए, है ना? तो पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। तो एक ट्रायंगल है एबीसी, एक है पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो बी और क्यू इक्वल है, चलिए बी और क्यू इक्वल है। ठीक है, सी और यहाँ पे इधर भी सी और आर इक्वल है, तो ठीक, दो एंगल इक्वल हो गए। अब क्या हो सकता है? देखो अगर इसे सर्वांगसम होना है, कॉन्ग्रुएंट होना है, तो फिर हमें ये और ये साइड इक्वल चाहिए, BC और QR। क्या हमें BC QR इक्वल दिए? नहीं दिए, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन में। ठीक है, और डी वाला ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं किसकी? सिमिलैरिटी की, यानी कि समरूप की। अब समरूप में मैंने कहा अनुपात बराबर है, तो अनुपात बराबर होने के कम से कम मेरे पास में दो युग्म यानी कि दो पेयर तो होने चाहिए। कहने का मतलब इसने कहा कि जो ए बी है वो दुगना है पी क्यू के, तो मुझे यहाँ से सिर्फ एक ही अनुपात मिलता है कि ए बी बट्टे पी क्यू जो है वो 2 के बराबर है। क्या मुझे कोई ऐसी चीज मिली जहां पर मैं ऐसा कुछ कह सकूं कि भुजाओं का अनुपात बराबर है? नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे कम से कम 2 पेयर तो चाहिए, ऐसा मुझे नहीं दिया हुआ। इसीलिए मैं यहाँ पर सिमिलर भी नहीं बोल सकता, यानी कि ये समरूप भी नहीं है।
तो ऑप्शन होगा हमारा सही डी। ठीक है, क्योंकि ये भी गलत। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये ट्रायंगल लिखा हुआ है। ठीक है, एक त्रिभुज है एबीसी। देखो भाई एक ट्रायंगल है एबीसी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये है हमारा एबीसी और यहाँ पर सी है, क्योंकि सी पर ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर मुझे निकालना है cos a प्लस बी तो क्या होगा। ठीक है, उसने कह भी दिया राइट एंगल सी। ठीक है, समकोण सी पर है, तो अगर कोण सी 90 है तो कोण a प्लस कोण बी कितना हो गया, ये भी 90 हो गया। कह सकते हैं ना ऐसा, बिल्कुल ये भी 90 हो गया। मुझे निकालना क्या है भाई, मुझे निकालना है cos a प्लस बी। क्वेश्चन जो था वो इतना इजी बना के दिया गया है कि आपको सिर्फ यही इसमें समझना था कि a प्लस बी है कितना, तो दिखाई पड़ रहा है 90 है, cos 90 डाल दिया। cos 90 कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए, 0 होता है। sin 91 होता है, cos 90 0 होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बढ़िया एकदम सुंदर। अच्छा, अब ये हमसे कह रहा है कि √3 tan x जो है वो 3 sin x के बराबर है, तो आप मान बताइए sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x का। ठीक है, निकालेंगे। देखो पहले जो दिया है उसको देखते हैं कि हम उसके साथ में क्या कर सकते हैं। तो देखो भाई √3 tan x जो है वो 3 sin x है। अब क्या करें यहाँ पर भाई, देखो सिंपल काम करते हैं, ज्यादा मेहनत करने का मन तो वैसे भी नहीं कर रहा, तो फिर √3 मतलब मन का मन कर रहा है, लेकिन क्वेश्चंस में मेहनत नहीं अकल लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि ऐसा करो sin x लिख लो और cos x लिख लो इक्वल टू 3 sin x। कहीं ये मत कहना कि सर तो मेहनत करने के लिए मना कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, साइन से साइन कट जाएगा। अगर साइन साइन कट गया तो हमने कहा कि ऐसा करो √3 को यहीं पर रहने दो और 3 cos x इधर भेज दो। तो अब क्या जाएगा ये, अब ये आता है कि √3 को यहीं पे रखा और 3 को नीचे भेज दिया। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको पता होनी चाहिए, और वो ये है कि जब ये √3 3 को काटेगा तो सिर्फ 1/√3 बचेगा cos x, क्योंकि ये इसे कैंसिल करेगा तो √3 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसका मतलब मुझे cos का मान मिल गया। ठीक है, cos का मान मिल गया। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है वैल्यू sin स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स की। तो देखो भाई मुझे सिर्फ cos पता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स। तरीके और भी हैं लेकिन फिलहाल, एक मिनट, तरीके और भी हैं बट फिलहाल ये शुरू हो गया तो ये शुरू। साइन स्क्वायर हो गया आपका 1 माइनस cos स्क्वायर, और एक cos स्क्वायर पहले से ही लिखा हुआ, तो सिर्फ क्या लिखा हुआ है 2 गुणा cos स्क्वायर। तो हमने क्या किया, cos का मान यहाँ पर लिख दिया, और बस क्वेश्चन में इतना ही काम करना। आप एलसीएम लोगे तो जो वैल्यू आएगी वो 1/3 होगी, सिर्फ इतनी चीज है। ठीक है, तेज हाथ चलेगा, फटाफट ये काम होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस चीज़ के अंदर। सिर्फ आपको जो थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले भी यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, वो 10th वाले भी हैं। मैं इस क्वेश्चन को 11th के फॉर्मूला को यूज़ करके भी जो बुक में दे रखे होंगे NCERT SCERT के अंदर, आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए चलिए यही क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा इसे करने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का परिमाप 68 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। भाई त्रिज्या खंड होता क्या है, देखो ये हो गया एक वृत्त और ये हो गया त्रिज्या खंड। ठीक है, अब ध्यान रहे यहाँ पर होता है कोण, ये होते हैं रेडियस। इसने कहा कि परिमाप, ओहो परिमाप, तो हमेशा ध्यान रहे कि जो परिमाप होता है
फॉर्मूले यहीं पे लिखते हैं। अच्छा भाई, फॉर्मूले यहाँ पे लिखते हैं। जो परिमाप होता है, ठीक है, जो परिमाप होता है किसका, त्रिज्या खंड का, ध्यान रख लेना, ये होता है 2r प्लस एल। एल यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है। अब ये एल कैसे निकलेगी, तो ये निकलेगी थीटा 360 2 पाई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन टाइम लेगा। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि आपका हाथ कितना तेज चलता है। तो देखो भाई, हमने कहा 2r प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। ये क्या है, परिमाप है, कितना दिया है 68। तो फिर फटाफट से वैल्यू डालो। थीटा आपको पता नहीं है, 360 का कुछ नहीं कर सकते, और मेरी बात मान के पाई, इतनी चीज को कुछ कहना मत, आगे फायदा करेगी। और यहाँ पे लिख दो 14। ठीक है, ये हो गया 68। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो थीटा पाई और 360 को हम कुछ नहीं कह रहे। ठीक है, और मैंने एक और चीज क्या की, इसे मल्टीप्लाई कर लो। ये भी मल्टीप्लाई होके कितना 28 आ गया, और आपने इसे भेज दिया इस तरह, तो ये आ गया कितना 40 बट्टे 28, जो है वो आ गया थीटा पाई अपॉन में 360। अब मैं ये बचा के क्यों रखा हूँ थीटा पाई, रीजन है इसका, पहले जरा इसको निपट लें। यहाँ 10 आ गया और यहाँ पर 7। इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि थीटा पाई अपॉन 360 कितना है, 10/7। ठीक है, अब निकालना क्या है, हमें निकालना है क्षेत्रफल। अब इसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे आना पड़ेगा। अब जो इसका क्षेत्रफल होगा वो होता है थीटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला हमने यहाँ पे डालना था, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि जो इसका क्षेत्रफल होता है वो कितना है, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए, तो अब देखो मैंने क्या कहा था कि भाई थीटा पाई और 360 को कुछ मत कहना, इनटू में आर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी पीछे निकाल कर आए कितना 10/7, और आर की वैल्यू कितनी थी, ये काट दिया, 7 आ गया, सॉरी 2 आ गया, और आंसर आ गया 280। चेक करिए जरा, 280। ठीक है, जहां पेन घिसना है वहां पेन घिसना है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, घिसना ही पड़ेगा। और जितने भी जो फॉर्मूले का क्वेश्चन जो आपके आते हैं, जहां पर आपको क्षेत्र विधि करनी पड़ती है, ठीक है, या फिर सर्वश्रेय वॉल्यूम वाले आयतन निकालना होता है, वहां पर तो पेन घिसना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा इस क्वेश्चन की बात करते हैं एक बार। ठीक है, प्रायिकता की बात बिल्कुल भी नहीं करी मैंने अपने किसी भी लेक्चर के अंदर, तो जरा यहाँ बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं, यदि एक नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 4 गुनी है, तो बताओ कि थैले में नीली गेंदें कितनी होनी चाहिए। देखो अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे प्रायिकता निकालने जा रहे हैं। तो देखो उसने कहा 5 तो लाल है, ठीक है, 5 तो लाल है और कुछ नीली है। तो हम ऐसा करते हैं, नीली वाली को मान लेते हैं x, और लाल वाली भाई 5 है, तो कुल कितनी हो गई, तो आप कहोगे 5 + x। बस इतनी बात ध्यान रख लो, क्वेश्चन को यूं सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें निकालो। ठीक है, पहली तो निकालो कि भाई जो बॉल है वो ब्लू होनी चाहिए, नीली होनी चाहिए, तो भाई कितनी है नीली बॉल, x है, और कुल कितनी है x + 5। ठीक है, और फिर लाल होनी चाहिए, तो लाल कितनी है 5, टोटल कितनी है x + 5। हो गया, और कुछ तो निकाल नहीं सकते। इसलिए कहा था कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता जो है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 4 गुनी है। एक मिनट, हाँ, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो है, यानी कि नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है वो 4 गुना है किसके, लाल गेंद निकालने की। तो हमने निकाल तो रखी है, नीली की हो गई x/x + 5। ठीक है, और 4 गुना 5/x + 5, तो इससे ये कट जाएगा और x का मान है 20।
खत्म बात। ये तो हुआ क्वेश्चन को इस तरह से करने का तरीका जो प्रॉपरली हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज हो सकती है, अगर सिर्फ दो ही तरह की चीजें हैं, देखो एक रेड, ये एक और तरीका है, आप समझ सकते हो इसको, तो ध्यान देना, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में दो तरह की चीजें होती हैं, जैसे कि एक लाल बॉल है एक नीली बॉल है, ठीक है, तो लाल है, इसको मैं इधर लिखता हूँ, थोड़ी सी बात समझानी है तो जरा ध्यान से देखना। एक लाल है और एक नीली है, ठीक है, एक लाल है और एक नीली है। तो इसने कहा था कि जो इसकी प्रायिकता है और जो इसकी प्रायिकता है, यहाँ पे 4 होना चाहिए, लाल वाली का जो है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर 4 होना चाहिए, ठीक है। इसको अनुपात से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये 5 है तो फिर ये 4 गुणा 5 20, बस खत्म क्वेश्चन। बात समझ में आई कुछ? मैंने क्या कहा भाई, एक रेड है और एक ब्लू है, ठीक है। रेड वाली 5 है, हमने ब्लू वाली x मान ली थी। अब जो प्रायिकता की बात थी उसमें उसने क्या कहा था, प्रायिकता की बात में उसने ये कहा था कि अगर लाल की प्रायिकता x है तो ब्लू की प्रायिकता उसकी 4 गुना है। तो x कितने हैं भाई, x है 5, तो इसको यहाँ पे सीधा 20 निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को फिनिश करते हैं, ठीक है। थोड़ी क्लास लंबी ज़्यादा हो गई आज, पहले उसमें थोड़ा हम काफ़ी टाइम लगा दिया, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है, तरीका तरीका है, ठीक है। आप लोग वीडियो देखिए, अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत धीरे चल रही है या फिर क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, उसको स्किप करके आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, और अगले क्वेश्चन को जाके देखिए। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे।